नमस्ते विद्यार्थियों। हिंदी की डिजिटल कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कविता आजादी का अभ्यास किया था। उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। आज की कक्षा में हम एक और कविता बीती विभावरी जागरी का विस्तार से अभ्यास करेंगे। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। इसी तरह की उनकी एक सुंदर कविता है बीती विभावरी जागरी। यह कविता उनके काव्य संग्रह लहर से ली गई है। जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर और कामयानी। कामयानी जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य रचना है। आप कविता के उस रूप से परिचित हैं जिसे स्वस्वर गाया जाता है। जी हाँ, कविता के इस रूप को गीत कहते हैं। आइए इस कविता के भाव को समझने का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थियों, मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं। आपको अपनी मैनुअल के पेज नंबर 63 पर इस कविता को मिलाना है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। विद्यार्थियों, यह जो कविता है वह जयशंकर प्रसाद जी ने उनके काव्य संग्रह लहर से इस कविता की पंक्तियों को लिया है। इस कविता में एक सखी दूसरी सखी को जगा रही है, तो वह प्रकृति के किस प्रकार सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके बारे में बता रही है। उसको इस कविता में बड़े ही सुंदर रूप से मानवीकरण किया है। तो चलिए जानते हैं इसके पद्यांश को। विद्यार्थियों, इस कविता में मुख्यतः 3 पद्यांश हैं। चलिए इन पद्यांश का हम काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिख सकते हैं उसको हम जानते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। विद्यार्थियों, यह जो पहला पद्यांश है कविता बीती विभावरी जागरी का, इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको हम देखते हैं कि वह कठिन शब्द है वह कौन कौन से हैं। विभावरी, विभावरी का अर्थ हुआ रात्रि। अंबर पनघट, अंबर पनघट का अर्थ हुआ आकाश रूपी पनघट। तारा घट, तारे रूपी घड़े। उषा, उषा का अर्थ हुआ सुबह। और नागरी, नागरी का अर्थ हुआ स्त्री। तो चलिए विद्यार्थियों, पहला जो पद्यांश है उसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ है वह किस प्रकार हम लिख सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, एक स्त्री पनघट पर पहुंचकर घड़े को डुबो रही है। यहाँ पर इन पंक्तियों में स्त्री उषा है, पनघट जो है वह आकाश है, जो तारे हैं वो क्या है, घड़ा है। अर्थात उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। तो यहाँ पर जो कवि जयशंकर प्रसाद है उन्होंने प्रकृति का एक मानवीयकरण अलंकार के रूप में प्रयोग किया है। तो चलिए बीती विभावरी जागरी का जो पहला पद्यांश था उसके काव्य सौंदर्य को जानते हैं कि उसका हम काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिख सकते हैं। जब भी आपके पेपर में इस प्रकार का पद्यांश आए तो आपको इसी प्रकार लिखना है कि प्रथम पंक्ति के कुछ शब्दों को लिखना है और अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखना है, वो बाकी की बीच की जगह हमें खाली छोड़ना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्या आता है। सर्वप्रथम आता है संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां बीती विभावरी जागरी से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग, कवि ने प्रकृति को मानव रूप में व्यवहार करते दिखाया है। संदर्भ प्रसंग के बाद लिखते हैं हम व्याख्या। कवि कहते हैं कि रात बीत चुकी है, एक स्त्री पनघट पर पहुंचकर घड़े को डुबो रही है। स्त्री उषा है, पनघट आकाश है और तारा घड़ा है। अर्थात उषा रूपी स्त्री
आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थ हुआ सुबह हो रही है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी उठ, अब रात बीत चुकी है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। तारों की झिलमिलाहट भी दूर हो गई है, जैसे पनघट में घड़ा डूब जाता है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बाद अंत में हम लिखते हैं पद्यांश का विशेष। अंबर पनघट में डुबो रही, पंक्ति में रूपक अलंकार है। विद्यार्थियों, यहाँ से यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि अंबर पनघट में डुबो रही में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार दिख रहा है आपको? रूपक अलंकार है। तो चलिए बढ़ते हैं बीती विभावरी जागरी के दूसरे पद्यांश की ओर। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रातः काल पर पक्षियों के चहचहाने, फूलों के खिलने और मंद मंद हवा का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जानते हैं कि इन पंक्तियों में कठिन शब्द हैं वह कौन कौन से हैं। खग कुल, तो यहाँ पर जो खग कुल का जो अर्थ हुआ वो हुआ पक्षियों का समूह। जो पक्षियों का समूह रहता है उसे बोलते हैं हम खग कुल। कुल कुल, फिर जो शब्द आए हैं कुलकुल, तो यहाँ पर कुलकुल का अर्थ हुआ चहचहाना। किसले, किसले का अर्थ हुआ वो हुआ कोंपले, या आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनमें नए नए पत्ते आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोंपले। लतिका, लतिका जो अर्थ हुआ वो हुआ लता या बेल। मुकुल, मुकुल का अर्थ हुआ वो हुआ अध खिला फूल। आपने देखा होगा कि कोई सा भी फूल जो रहता है जब खिलता नहीं है तो वो कैसा रहता है? गगरी के समान रहता है। देखा होगा आपने ध्यान से किसी भी फूल को, तो वो गगरी के समान रहता है, उसे अध खिला फूल कहा गया है। नवल, नवल का जो अर्थ हुआ वो हुआ नया। वो गागरी, गागरी का अर्थ हुआ गगरी। तो चलिए इस पद्यांश की हम व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी व्याख्या हम किस प्रकार लिख सकते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रातःकाल हो गया है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही है और किसले का अंचल डोल रहा, मंद मंद हवा चल रही है जिससे कोपल है, कोपलों का जो आंचल है वह थिरक रहा है, या वह धीमी धीमी हवा से जो कोपले हैं वो थिरकती हुई दिखाई दे रही है या वह हिल रही है। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है और सुनो, यह लता भी अपने अध खिले फूल रूपी गगरी में एक नया रस भरकर ले आई है। तो विद्यार्थियों, इस पद्यांश का हम काव्य सौंदर्य जानते हैं कि इसका हम काव्य सौंदर्य जो है वो किस प्रकार एक व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं। खग कुल कुल सा, जैसा मैंने पहले बताया था कि पहली पंक्ति के पद्यांश के कुछ शब्दों को लिखना है, उसके बाद जगह छोड़ते हुए अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों को यहाँ पर लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां बीती विभावरी जागरी से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद लिखते हैं हम प्रसंग। इन पंक्ति के माध्यम से कवि प्रातः काल पर पक्षियों के चहचहाने, फूलों के खिलने और मंद मंद हवा का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। संदर्भ प्रसंग के बाद लिखते व्याख्या। प्रातः काल हो गया है, इस तथ्य पर बल देते हुए सखी कहती है कि पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही है और कोपल के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा चलने से कोपले थिरकने लगी। और सुनो, यह लता ने भी अपने अध खिले फूल रूपी गगरी में एक नया रस भर लाई। कली से फूल बनने की प्रक्रिया में अध खिले फूलों की आकृति कलश यानी गगरी जैसी होती है और बीच में ताजा रस से पूर्ण पराग होता है। अतः यहाँ अध खिले फूल और रस भरी गगरी की समानता के आधार पर सुंदर रूपक बन पड़ा है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बाद अंत में लिखते हैं हम विशेष। लो यह लतिका भी भरलाई, तो इसमें जो अलंकार है वह मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्जीव चीजें हैं उनको सजीव के रूप में चित्रित किया है, तो इसलिए इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार। पढ़ते हैं कविता के अंतिम पद्यांश की ओर।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक रहे सोई आली, आंखों में भरे बिहागरी। तो विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कौन कौन से कठिन शब्द हैं उनको हम देखते हैं। शब्दार्थ: अधरो, अधरो का जो अर्थ हुआ वो हुआ होंठ। बिहाग, यहाँ पर जो बिहाग का जो अर्थ हुआ एक राग जो रात्रि में गाया जाता है। अमंद, अमंद का अर्थ हुआ वो हुआ कम नहीं होने वाला। अलकों, अलकों का अर्थ हुआ वो हुआ केश। मलयज, मलयज का अर्थ हुआ वो हुआ सुगंधित वायु। और आली, आली का यहाँ पर जो अर्थ हुआ वो हुआ सखी से बोलते हैं हम आली। तो चलिए इसके अर्थ को जानने का हम अभ्यास करते हैं कि इसका अर्थ हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अधरों में राग अमंद पिए। कवि जयशंकर प्रसाद प्रातः काल की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार जो है वह अपने क्रियाकलापों में लग गया है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए है और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आंखों में रात की खुमारी लिए हुए अभी तक सोई हुई है, आंखों में भरे बिहावरी। अगर तू उठे तो प्रगति का सौंदर्य और उल्लास से और अधिक निखर उठेगा। इन पंक्तियों में कभी प्रातः काल की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है। तो चलिए इसका काव्य सौंदर्य जानते हैं कि इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य वो हम किस प्रकार। तो चलिए संबंधित जो पद्यांश है उसका काव्य सौंदर्य हमें जानते हैं कि उसका काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार लिख सकते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं हम संदर्भ। तो देखते हैं इन पंक्तियों में संदर्भ क्या होगा। पूर्व जो हमने दो पद्यांश में इसके संदर्भ लिखे थे यथावत वैसे के वैसे ही हमें यहाँ पर संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां बीती विभावरी जागरी जो कविता है उससे ली गई है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रातः काल के क्रियाकलापों का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: प्रातः काल की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रियाकलापों में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए है और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आंखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। अगर तू उठे तो प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंग और उल्लास से और अधिक निखर उठेगा। व्याख्या के बाद हम लिखते हैं विशेष। तो इसकी जो भाषा है वह भाषा संस्कृत निष्ठ है। तो विद्यार्थियों, इस कविता से संबंधित आपके पेपर में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपकी वर्कशीट में दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं और वह प्रश्न जो है वह कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इसके कवि का नाम क्या है? उत्तर है बीती विभावरी जागरी कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, जयशंकर प्रसाद की कोई दो रचनाएं लिखिए। तो कौन कौन सी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं झरना, लहर और आंसू। प्रश्न नंबर तीसरा, बीती विभावरी जागरी गीत की पंक्तियां कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? बिल्कुल सही, बीती विभावरी जागरी गीत की पंक्तियां लहर रचना जो है उससे ली गई है। प्रश्न नंबर 4, इस कविता की भाषा कैसी है? इस कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 5, कविता में मुख्य रूप से किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कविता में मुख्य रूप से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 6, लोहे लतिका भी भरलाई में कौन सा अलंकार है? उत्तर, लोहे लतिका भी भरलाई में मानवीयकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 7, मधु मुकुल नवल रस गागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 8 है, खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है?
खग कुलकुल सा बोल रहा मैं अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है बिहाग का क्या अर्थ है? बिहाग का क्या अर्थ होगा? बिहाग का अर्थ है रात्रि में गाया जाने वाला गीत। प्रश्न नंबर 10 कवि ने आली किसे कहा है? तो किसे कहा है? कवि ने आली सखी को कहा है। अंबर पनघट नागरी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल सही, अंबर पनघट नागरी में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 12 कवि ने पनघट किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने पनघट आसमान को कहा है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 विभावरी के बीतने पर उषा नागरी क्या कर रही है? तो इसका उत्तर होगा विभावरी यानी रात्रि के बीत जाने पर उषा रूपी अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही। तो विद्यार्थियों इस कविता से अधिकतम पूछा जाता है कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अधिकतम सभी प्रश्नों को कवर किया गया है कि इसमें जो भी प्रश्न है वह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसका लिखित अभ्यास करें और अपने शिक्षक से उसको चेक करवाएं और अपनी वर्कशीट में इसको हल करें। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता से संबंधित गत वर्षों में कौन कौन से वैकल्पिक प्रश्न बने हैं जो आपकी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक विकल्प छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है कविता में मुख्य रूप से किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? पहला है प्रेयसी, दूसरा है पनघट के पक्षी, चौथा प्रकृति। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 4 प्रकृति के। प्रश्न नंबर दूसरा इस कविता की भाषा कैसी है? तो जो हमारी बीती विभावरी जागरी इस कविता का हमने अभ्यास किया उसकी भाषा कैसी है? पहला संस्कृत निष्ठ है, उर्दू है, सरल है, मिली जुली है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो विकल्प नंबर 1 संस्कृत निष्ठ है। प्रश्न नंबर तीसरा बीती विभावरी जागरी कविता में नागरी किसे कहा गया है? पहला विकल्प भंवरों को, दूसरा विकल्प भोर को, तीसरा विकल्प सुंदर स्त्री को और चौथा विकल्प है मालिन को। तो यहाँ पर बीती विभावरी जागरी जो कविता है उसमें नागरी जो शब्द है वह सुंदर स्त्री को कहा गया है। तो यहाँ पर इस तरह इसका उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3। विद्यार्थियों इन वैकल्पिक प्रश्नों के अतिरिक्त आपके एग्जाम में गत वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। चलिए उनको देखते हैं कि वह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह कौन कौन से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह जो प्रश्न है वह लघुत्तरी के रूप में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके सामने सन लिखे हुए हैं कि यह जो प्रश्न है वह कौन कौन से सन में पूछे गए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है बीती विभावरी जागरी कविता में प्रगति को मानव के रूप में व्यवहार करते कैसे दिखाया गया है? प्रश्न नंबर दूसरा अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया था। बीती विभावरी जागरी कविता में एक सखी दूसरी सखी को क्यों जगा रही है? बीती विभावरी जागरी कविता में भोर के समय प्रगति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वर्णन कीजिए। इन लघुत्तरीय प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हैं जो 3 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं और उनकी शब्द सीमा लगभग 50 शब्द रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बीती विभावरी जागरी कविता में प्रगति चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संदेश दिया गया है? प्रश्न नंबर दूसरा बीती विभावरी जागरी कविता के काव्य सौंदर्य व भाषा पर टिप्पणी लिखिए। यह जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया था। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा बीती विभावरी जागरी कविता की दृष्टि में रखते हुए आप शहरी जीवन की किसी सुबह का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो कविता थी बीती विभावरी जागरी वह आपको समझ में आई होगी। आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट के पेज नंबर 109 पर इस कविता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। आप उनका लिखित अभ्यास करें और अपने शिक्षक से उसको चेक करवाएं।
धन्यवाद।